हेलो बच्चों। तो आप लोग फूड की तैयारी में आप लगे होंगे, बहुत टेंशन होगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व कर लेना है, चीज़ों को रिवाइज कर लेना है। डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, बहुत अच्छे परसेंट। कम स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। 27th फ़ेब को आपको केमिस्ट्री का पेपर है। चलिए कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं 2023 का। आपका जो थ्योरी पेपर है केमिस्ट्री का, 70 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स हैं। टाइम आवर्स है, सही से आपको लिखना है एग्जाम में। 16 क्वेश्चन एमसीक्यू है, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न क्या क्या हैं, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। पैटर्न है अपना टोटल 33 क्वेश्चंस रहेंगे आपके स्क्रीन पे हुए हैं, आप जानते ही हैं। 1 से 16 तक सीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 17 से 21 तक वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, दो दो नंबर के। 22 से 28 तक तीन तीन नंबर के रहेंगे, ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। शॉर्ट टाइप में आपको आंसर लिखने हैं। 29 और 30 ये केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, दो क्वेश्चंस रहेंगे, चार चार नंबर ईच। सेक्शन ई में 31 से 33 तक लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तीन क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या एमसीक्यू का पहला सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन। और आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयरन का, जैसे आयरन का अगर कहा जाए तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख लेने हैं। ये आ जाएगा 4s2 3d6। थर्ड इलेक्ट्रॉन हटाने में कहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी लगेगा? यहाँ दो इलेक्ट्रॉन पहले 4s से आपको हटाने हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो आयरन जो है वो हाफ फील्ड पा लेगा, आराम से हटेगा। अब मैंगनीज का आपको देख लेने हैं। मैंगनीज जो आएगा बच्चे, ये आर्गन 25 है, 4s2 3d5। दो इलेक्ट्रॉन आसानी से हट जाएगा, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से हटा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें लगेगा। सबसे मैक्सिमम मैंगनीज का हो जाएगा बच्चे, सबसे मैक्सिमम मैंगनीज का हो जाएगा। क्रोमियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 होता है, उसके बाद 4s1 3d5। पहला इलेक्ट्रॉन तो हट जाएगा, दूसरा हाफ फील्ड से हटा रहे हैं, इसका सेकेंड वाला आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। वेनेडियम का अगर कह दें तो आर्गन आ जाएगा 4s2 3 में। हाफ फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चे। क्या आंसर हो जाएंगे बताइए? मैग्नीज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसमें मैक्सिमम। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड कीटोन देगा ऑन ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड के लिए आपको ये कहानी पता होगा बच्चे। क्या पता है? अगर प्राइमरी अल्कोहल है, अगर जिससे OH लगा रहे वो एक कार्बन से जुड़े हैं तो CrO3 अल्डिहाइड बनाता है, अल्डिहाइड बनाएगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल रहे, जिस कार्बन से OH लगा रहे, ये दो कार्बन अटैच्ड हैं, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो वो कीटोन में बदल जाएगा बच्चे, वो कीटोन में बदल जाएंगे। तो इसका सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल CrO3 से ऑक्सीडेशन नहीं देता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल को चेक कर लीजिए, ये सेकेंडरी अल्कोहल है जिससे OH लगा हुआ है, दो कार्बन से हैं। डेफिनेटली इनमें
कीटोन बनेगा, चूँकि ये सेकेंडरी अल्कोहल। ये आ गया बच्चे। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू में और क्या पूछे गए हैं। कह रहा है 2 अमॉन्ग 3 कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए में 3 कंपोनेंट है, एक शुगर वाला, वो नाम लिखा हुआ है बीटा डी, 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर है, एक हेटेरोसाइक्लिक बेस होता है, प्यूरिन pyrimidine, ये सब जानते हैं। थर्ड कंपोनेंट के बारे में पूछा जा रहा है, वो फॉस्फोरिक एसिड है बच्चे। डीएनए बना होगा शुगर, डीऑक्सीराइबोज, उसके बाद हेटेरोसाइक्लिक बेस, नाइट्रोजनस बेस, फिर फॉस्फोरिक एसिड से, है ना। तो ये आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो डिसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट। क्वांटम फैक्टर कितना होगा डिसोसिएशन के केस में? बहुत सिंपल, अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्वांटम फैक्टर। अगर डिसोसिएशन होगा तो क्वांटम फैक्टर ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन होगा तो लेस देन 1। ये कॉमन सा फंडामेंटल चीज आपको पता। तो यहाँ एसोसिएशन हो रहा है तो ऑलवेज लेस देन 1 हो जाए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। x प्लस 2y गेटिंग कन्वर्टेड इनटू p, डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द रेट लॉ इज। द रेट लॉ इसके टर्म में लिख लिए, डिफरेंशियल रेट लॉ तो माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी। y के टर्म में लिख लें तो सिंपली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y विथ चेंज इन टाइम, माइनस साइन लगा दीजिए चूंकि रिएक्टेंट हैं। दोनों को बराबर करना है तो कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। p प्रोडक्ट है तो समय के साथ ये बढ़ेगा। हाँ पॉजिटिव लगा दीजिए। अब कह रहा है एक रिलेशनशिप, चार ऑप्शंस में इनके बीच रिलेशनशिप, तो माइनस डी वाई बाई डी टी, ये टू इधर जाएगा तो यहाँ टू लग जाएगा। तो ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। और सिंपल, अगर कहीं पर भी कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो डिफरेंशियल रेट या इंस्टेंटेनियस रेट लिखने हैं तो सबको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम लिख देने हैं डिफरेंशियल मैनर में। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस लगा देना है, प्रोडक्ट अगर है तो प्लस लगा देना है, उसके अपने अपने कोफिशिएंट से डिवाइड करके इक्वल कर लेना। यही रेट ऑफ रिएक्शन होगा और उसके बीच रिलेशनशिप ले आना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाएं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है SN1 रिएक्शन रैपिडली किसमें होगा। तो SN1 रिएक्शन के लिए बताइए, आपको पता है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, जितना वो स्टेबल होगा उतना ही फास्ट कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन का बनना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो रिएक्शन उतना ही फास्ट हो। तो पहला में हेलाइड को हटा करके कार्बोकेटायन बना दीजिए तो यहाँ प्लस बनेगा, रेजोनेंस के साथ है। यहाँ भी प्लस बनेगा, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पर भी प्लस बनेगा। यहाँ बेंजीन रिंग में पार्शियल डबल बॉन्ड हैं और एरिनियम आयन जो कार्बोकेटायन है बेंजीन का, वो अनस्टेबल होता है। यहाँ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशन पे होगा ही नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सबसे स्टेबल न्यूक्लियो कार्बोकेटायन इसी में बनेंगे, रेजोनेंस में है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5। अगर एसिटिक एसिड का रिएक्शन PCl5 से करवा दिया जाए तो ये आप कई बार आपने पढ़ा है, OH हट करके Cl लग जाएगा और इथेनॉइल क्लोराइड बना देगा बच्चे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जाएगा। कर अल्डिहाइड से साइनोहाइड्रिन बनाने हैं, इसके फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। तो अल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, CN जुड़ जाएगा बच्चे। अगर CN जुड़ रहा है तो ये CN न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट होगा, O माइनस पे H हो जाएगा,
और ये साइनोहाइड्रिन कहलाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अल्कीन में अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे बच्चे आ जाते हैं। 9 नंबर कह रहा है आर्हेनियस इक्वेशन में log k is plotted against 1/t, a straight line is obtained। तब इनके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में कहा जा रहा है। चलिए, अगर रेट कांस्टेंट कहा जा आर्हेनियस इक्वेशन का a e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय RT, अगर लॉग लगा दिया जाए, नेचुरल लॉग लगा दिया, तो ये ln a माइनस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, अगर बेस 10 लिया जाए तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और फिर डिवाइड करके इस फॉर्म में ले आएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ई ए माइनस ऑफ 2.303 आर 1/t। अब ये y है, ये x है, इसके बगल में जो लगा हुआ है स्लोप है, नेगेटिव है, और इसके आगे जो है वो इंटरसेप्ट। तो स्लोप माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर और इंटरसेप्ट लॉग ए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो। ये बच्चे, या आर्हेनियस इक्वेशन से ये पूछा गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले जाते हैं हम लोग। 10 नंबर कह रहा अल्काइल हलाइड जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम अल्कोक्साइड से, तो ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ये बार बार पूछा जाता है। ये अल्कोक्साइड है, सोडियम अल्कोक्साइड है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, ये इधर आ जाएगा, हेलोजन हट जाएगा और ये ईथर बना देगा बच्चे, ईथर बना देगा और NaX बना देगा। इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ये है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस है ये। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएंगे। अगर 11 नंबर देखा जाए, देखते हैं CBSE बोर्ड वालों ने क्या पूछा गया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले, कॉन्सेप्ट वही रखेंगे आप। कह रहा है डिहाइड्रेशन अल्कोहल का करवाना है, कौन के H2SO4 के प्रेजेंस में एल्कीन बनता है बच्चे। यहाँ पर भी डिहाइड्रेट होकर के कार्बोकेटाइन बनेगा। जो कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा वो जल्दी से बनेगा और रिएक्शन फास्ट होगा। टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ टर्शियरी से हटाना है, कार्बोकेटाइन टर्शियरी बन जाएगा, उसका सेकेंडरी प्राइमरी। ये वाला ऑप्शन बच्चे, ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 12 का देखते हैं क्या कह रहा है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, ये अल्डोज शुगर है, ये अल्डोज शुगर है बच्चे, ये अल्डोज है। और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर लिख लिया, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है ये। 4 कार्बन इसमें कायरल हैं, 4 कार्बन में कायरल है। कायरल का मतलब वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हैं, HOH हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ से काउंट कर लीजिए, 2 3 4 5, फिर CH2OH छठा कार्बन। पैरानोज रिंग 6 मेंबर रिंग होते हैं, पैरानोज रिंग 6 मेंबर रिंग होते हैं। 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए 5th कार्बन वाला OH अल्डिहाइड से ये कंबाइन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और ये पैरानोज रिंग बना देगा। तो पैरानोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए, रिंग बनाने के लिए कार्बन नंबर 5th वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्डिहाइड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑप्शन हो जाएगा बच्चे बी। बी वाले ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। अब 13 से लेकर के 16 तक आपको एसर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और एसर्शन रीजन में पहला एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। अगर लगता है ट्रू है, एक्सप्लेन करता है, तो ऑप्शन ए। अगर एसर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी। एसर्शन सही है
तो सी रीजन फॉल्स, असर्शन फॉल्स है, रीजन अगर ट्रू है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं असर्शन रीजन पे क्या क्या क्वेश्चन इसने पूछा है। करा व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। लोग जानते हैं जैसे कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में अगर डाला जाए उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। कि बच्चे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या कॉलिगेटिव NaCl अंडरगोस डिसोसिएशन इन वाटर। बिल्कुल सही कह रहा है, दोनों सही कह रहा है, लेकिन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो ऑब्जर्व होगा वो दोनों एक दूसरे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। डिसोसिएशन क्यों होगा? क्योंकि NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, वो वाटर के अंदर Na प्लस और Cl माइनस में जो वाटर मॉलिक्यूल को एक जगह फ्रीज होने में एसोसिएशन वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होगा तभी वो आइस बनाएगा। तो डिसोसिएशन तो होता है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये जो है डिसोसिएशन के चलते ही करवाएगा ये जरूरी नहीं है। कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट चाहे वो बताइए डिसोसिएट हो या नहीं हो, वो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन करवाएगा ही करवाएगा। शुगर भी अगर पानी में डिजोल्व कर दें वो भी फ्रीजिंग पॉइंट को घटाएगा। कि बच्चे इनका मतलब ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जर्कोनियम हॉफनियम आपने पढ़ा है कि दोनों का लगभग सिमिलर साइज होता है, 1 पिकोमीटर 160 मीटर, लगभग सिमिलर साइज होने के चलते इन दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। और सिमिलर साइज होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते, तो डिफिकल्ट सेपरेशन डिफिकल्ट है, सही है। सिमिलर साइज के चलते, सिमिलर सिमिलर रेडियस के चलते, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते, सिमिलर रेडियस होता है, सिमिलर रेडियस के चलते इसको सेपरेट करना मुश्किल है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाए। चलिए 15 नंबर चेक कर लेते हैं। pKa ऑफ इथेनोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ LCH2 क्लोरो एसिटिक एसिड। तो हम लोग ये जानते हैं कि ए वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा। और जिसका कि ए वैल्यू ज़्यादा होगा तो नेगेटिव लॉग लगा दीजिए, उसका पी के वैल्यू कम हो जाए। पी के वैल्यू कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, के ए भी ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग अगर एसिटिक एसिड लें और क्लोरो एसिटिक एसिड लें बच्चे, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, माइनस आई इफेक्ट हाइड्रोजन आयन ये हटाएगा, ज़्यादा एसिडिक है तो इनका पीके वैल्यू कम हो जाए, इनका पीके वैल्यू कम हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट की लिखा है। इथेनोइक एसिड का ही लोअर है, नहीं पीके इसका हायर है और के इसका कम है, इनका पीके कम है, क्लोरो एसिटिक एसिड का पीके कम है। तो एसर्शन गलत हो गए। रीजन देख लेते हैं, क्लोरीन सोर्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट विच इंक्रीजेज एसिडिटी, सही कर रहा है। एसर्शन गलत है, रीजन सही है। तो इसके लिए ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? डी वाला पार्ट हो जाएगा बच्चे। डी वाला पार्ट में वही आपने देखा है पीछे वाला स्लाइड में, ये आपने देखा है। डी वाला ऑप्शन है एसर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएंगे। एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, बिल्कुल गलत कर रहा है। एनिलीन यही होता है बच्चे, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में जाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, कम प्रोटॉन लेगा ये। अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल है प्रोटॉन लेने के लिए, अमोनिया ज़्यादा बेसिक होगा, एनिलीन कम बेसिक होगा। तो पहला वाला ही गलत कह रहा है। रीजन देख लेते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम इन एलिनीन बिकम लेस अवेलेबल प्रोटीन, एकदम सही कह रहा है। तो पहले एसर्शन इसका गलत है, रीजन सही है। तो ये आ जाएगा डी वाला, डी डी पार्ट इसका सही।
ओके बच्चे, ये था हम लोगों का 1 से 16 तक एमसी टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें 13 से 16 तक असर्शन रीजन आ गए, 1 से 12 आ गए मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस। सेक्शन बी देख लेते हैं क्या कहता है। कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+2 इज 0.01। तो अगर पोटेंशियल कहा जाए कैलकुलेट करने के लिए किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना है। आयरन +2 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ही Fe में बदलेगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.45 है 298 केल्विन पे। अब कह रहा है 0.01 पे क्या होगा, तो नट्स इक्वेशन लगा दीजिए। नट्स इक्वेशन जानते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हेल्प से किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल Fe+2 से Fe का निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा E नॉट वैल्यू ऑफ दिस Fe+2 टू Fe माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सॉलिड है तो 1 ले लीजिए, डिवाइडेड बाय Fe+2 आयन कॉन्सेंट्रेशन, Fe+2 आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर Fe+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर पता चल जाए बच्चे, Fe+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन का पता चल जाए, तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग, वो Fe+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वैल्यू भी दिया हुआ है, तो ये कह दें माइनस ऑफ 0.45 माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 0, 10⁻⁻² पड़ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके माइनस ऑफ 0.45 माइनस ऑफ 0.05, तो इसके आंसर हो जाएंगे 905 पॉइंट लगा दिया और माइनस। अब 18 नंबर आपसे कहा जा रहा है, नट्स इक्वेशन इसमें लगा करके तो सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा था। डिफाइन मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, स्टेट एनी वन कंडीशन इन विच बायोमोलिकुलर रिएक्शन में बी काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो मॉलिक्युलरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज in elementary reaction, number of reacting species in elementary reaction which collide effectively to give product, which collide effectively to give product का नाम मॉलिक्युलरिटी है। रिएक्टिंग स्पीसीज का जितना नंबर होगा, चाहे वो रिएक्टिंग स्पीसीज एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जितना नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एलिमेंट्री रिएक्शन में एक साथ रिएक्ट करता है, इफेक्टिव कोलिजन देता है, उसका नाम है मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी को इस तरह से डिफाइन कर लीजिएगा आप, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन एलिमेंट्री रिएक्शन effectively colliding to give product, स्टेट एनी कंडीशन इन विच बायोमोलिकुलर रिएक्शन, कब वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, जब वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, उसका नाम था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, देन बायोमोलिकुलर रिएक्शन विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। 19 नंबर देख लेते हैं बच्चे क्या कह रहा है। 19 नंबर कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज, जब डी ग्लूकोज को कंबाइन करवा देंगे, डी ग्लूकोज को जब कंबाइन करवा देंगे, ये 19 नंबर का है, C6H12O6 को HI से कंबाइन करवा देंगे, तो ये बन जाएगा नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। अगर कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से कंबाइन करवा, ग्लूकोज वाला रिएक्शन एक बार रिवीजन कर लेना है बच्चे, ये बनाएगा सैकरिक एसिड, अल्डिहाइड ग्रुप, और नीचे में CH2OH, दोनों COOH में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए हम लोग कह दें आगे का डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये 19 नंबर तक का डिस्कशन हो गए। आगे
आगे 23 नंबर पे आ जाते हैं। 23 नंबर पे आगे 20 नंबर पे आ जाते हैं बच्चे। 19 तक हो चुका है, 20 नंबर पे आ जाते हैं। कह रहा है कि मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर HBr के साथ सीधा रिएक्शन है। मार्कोनिकॉफ एडिशन H को वहाँ पे जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, दूसरे पे ब्रोमीन जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पर ब्रोमीन, इधर CH3। अगर यूवी लाइट फ्री रेडिकल जनरेट करवाता है, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। ये एलाइलिक पोजीशन है तो ब्रोमीन आ जाएगा। गिव रीजन ऑफ द, क्या ये बनाना है? यही सिंपल है तो इसमें ज़्यादा नंबर मिलेगा। रीजन हो सकता है लिखने में आपको परेशानी होगा, लेकिन इसमें फुल नंबर मिलेगा 1 और 1। तो अगर रिएक्शन वगैरह दे तो रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख देना है, तो उसमें ज़्यादा आसानी से आपको नंबर मिलेंगे। ऐसे भी डिस्कशन कर लेते हैं। Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition. Yes, it prepared in a anhydrous condition. If water is present, then Grignard reagent will take active hydrogen और वो Grignard reagent अनस्टेबल हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन देता है, क्योंकि OH माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहाँ पर OH बेस की तरह काम करेगा। ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। 21 नंबर पे आ जाते हैं बच्चे। 21 नंबर कह रहा है ब्यूटेन टू ऑन, तो ब्यूटेन टू ऑन का रिएक्शन लिख लिया। ये ब्यूटेन टू ऑन है, कीटोन है ये। इसका अगर जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन करवाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl, तो आप क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़े हैं। ये CH2 बदल जाएगा CH2 में, ये नॉर्मल ब्यूटेन देगा, नॉर्मल ब्यूटेन दे देगा। कीटोन और एल्डिहाइड को इस तरह से रिडक्शन हम लोग अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो ये बी वाला पार्ट अगर बेंजल्डिहाइड रहे और कॉन्क NaOH से कंबाइन करवाया जाए तो एक कैनेजारो रिएक्शन देता है। तो कैनेजारो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा है, और दूसरा मॉलिक्यूल में बेंजोइक एसिड बनाएगा। NaOH के प्रेजेंस में सोडियम बेंजोएट दे देगा। तो 21 का ए और डी आ गए बच्चे। 22 पे आ जाए, देखते हैं क्या कह रहा है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपको स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं बच्चे, रिवीजन कर लेने हैं चीज़ों को। करा व्हेन अ सर्टेन कंडक्टिविटी सेल वाज फिल्ड विथ 0.05 मोलर की has resistance of 100 ohm. When same cell A was filled with 0.02 molar AgNO3, resistance was 90 ohm. तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी AgNO3 का पता करें। उसी कंडक्टिविटी सेल में सेल कांस्टेंट बराबर होगा। तो ये आपको 22 नंबर का ये याद रखना है बच्चे, सेल कांस्टेंट दोनों में बराबर ही होगा। कंडक्टिविटी का वैल्यू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट होता है। तो पहला इंफॉर्मेशन से आपको सेल कांस्टेंट ले आना है। KCl का कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ये यहाँ पर रख लें 1.35 इंटू 10⁻⁻²। दिस इज इक्वल टू रेसिस्टेंस 100 ओम है। इससे सेल कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। सेल कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा 1.35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। प्रॉपर यूनिट के साथ लिखिए कि सेंटीमीटर में है तो पर सेंटीमीटर, ये सेल कांस्टेंट का यूनिट पर सेंटीमीटर, प्रॉपर यूनिट के साथ आपको एग्जाम में लिख बच्चे सेल कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। अब ये कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3। कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 का कंडक्टिविटी आ जाएगा A ऑफ AgNO3, इसका वैल्यू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का वैल्यू वही रख दिया जाए, तो कांस्टेंट वैल्यू होता है। रेसिस्टेंस का वैल्यू 90 है इंटू 1.35, इसका यूनिट आ जाएगा
पर ओम या साइमन भी कह सकते हैं, पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर। अब कंडक्टिविटी पहला पार्ट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके ले आएंगे हम लोग। फिर कह रहा है बच्चे कि मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू जो आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी का जो वैल्यू आ जाएगा 1000 के का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा डिवाइडेड बाय मोलारिटी। मोलारिटी का वैल्यू दिया हुआ है KgNO3 का 0.02, यहाँ पर बैठा देंगे के का वैल्यू। यूनिट आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपको सिंपलीफाई करके इसका आ गया। इसमें 3 मार्क्स हैं बच्चे। चलिए इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका आ गया। कहीं पर भी किसी भी चीज़ का अगर कंडक्टिविटी दिया जाए बच्चे, कांस्टेंट दिया जाए, रेसिस्टेंस दिया जाए, तो सबसे पहले सेल कांस्टेंट, वही सेल कांस्टेंट उसी सेल का दूसरे वाले इक्वेशन में रख करके उसका कंडक्टिविटी ले आएंगे, उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 23 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 23 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। एनसीईआरटी में केमिकल कॉन्टेक्स्ट में तो 4-5 बॉक्स इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। श्योर एंड सर्टेन ये क्वेश्चन बच्चे आते हैं। इस पे थोड़ा सा वर्कआउट आपको कर लेना है। डेफिनेटली 3 का 3 नंबर आपको मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा बच्चे। सबसे पहले डाटा दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लेना है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन से, रेट लॉ एक्सप्रेशन से लिख लेना है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO पे पावर कुछ लिखना है x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 पे पावर y। जहाँ पर x एंड y लिख लेने हैं अच्छे से आपको, x और y ये ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड ऑर्डर विद y है। अब रेट का वैल्यू यहाँ पर रखते जाइए, 1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस, 1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस है। ई का वैल्यू ये रहने दिया, NO का वैल्यू 0.05 है, इसके पावर x होगा। ब्रोमीन का वैल्यू भी रख दीजिए, ये वाला वैल्यू 0.05 पावर y। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। ठीक उसी तरह से दूसरा डाटा 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3, दिस इज इक्वल टू k इंटू 0.05 पावर x जहाँ पर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO है। उसी तरह से ब्रोमीन का 0.15 पे पावर y, ये इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 3 में 9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3, दिस इज इक्वल टू k इंटू 0.15, NO का वैल्यू दिए हैं तीसरा डाटा में, और ब्रोमीन का 0.05 पे पावर y, ये इक्वेशन 3 है। अब x और y का वैल्यू लाने के लिए इसी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग ले आएंगे। सिंपल सा है बच्चे, पहला इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दें, फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 प्रॉपर वे में लिख लीजिएगा। तो 1/9 इज इक्वल टू 0.5 कैंसिल, केक और केक कैंसिल, ये आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 0.15 पावर x आ जाएगा। तो 1/3 का पावर 2, दिस इज इक्वल टू 1/3 का पावर x। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ गया। अब y का वैल्यू लाना है, तो y का वैल्यू लाना है तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1/3, दिस इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.15 पे पावर y। तो इट मीन्स 1/3 पे पावर y आएगा, जहाँ पे 1/3 पे पावर 1 है, y का वैल्यू आ गया।
तो पहला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। अब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनओ, तो एनओ के रिस्पेक्ट में ऐसे लिख दीजिए के इंटू एक्स का वैल्यू 2 रख दें और वाई का वैल्यू 1 रख दें। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनओ इज 2 एंड ब्रोमीन इज 1। यहाँ पर लिख मैं आपको कह रहा रेट कांस्टेंट का वैल्यू बताइए, तो बी वाला पार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ का पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर 2 का पावर 1। रेट का वैल्यू लिख दीजिए 1 इंटू 10⁻³ का हुआ पहला इक्वेशन में, के इंटू अब वैल्यू लिख दीजिए किसी एक इक्वेशन से ले आएंगे ये 0.05 का पावर 2 इंटू 0.05 का पावर, तो 10⁻³ इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा ए इंटू ये 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻²। तो k इज इक्वल के इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 5 इंटू 10⁻²। तो इट विल बी इक्वल टू, ये जो हो जाएगा बच्चे 125 इंटू 10⁻⁻। इस तरह से k का वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर वे में लिख लेंगे आप, और यूनिट के साथ लिखें तो भी सही है, तो और नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। यूनिट कौन सा है? थर्ड ऑर्डर है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए k का यूनिट आएगा मोल का पावर 1 माइनस एन, लीटर का पावर n-1 पर सेकेंड। ये या आपको याद रखेंगे, आराम से आ जाएगा बच्चे। के का यूनिट के साथ यहाँ थर्ड ऑर्डर है तो 3 लगा दीजिए, मोल पे पावर -2, लीटर का पावर 2, इससे के का वैल्यू आ जाएगा। और सी में कह रहा है तब का रेट बताइए जब कॉन्सेंट्रेशन NO का 0.4 है, यहाँ 0.4 लिख देना है, और ब्रोमीन का 0.2 लिख देना है। इसमें 0.4 लिख देना है और ब्रोमीन का 0.2 लिख देना है। के का वैल्यू फर्स्ट वाला डाटा से आ ही गया है, उसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चे। तो ये 23 का डिस्कशन था, 3 नंबर के ये क्वेश्चन हैं बच्चे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से फिर क्वेश्चंस आ गए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्वेश्चन 6 और 7 नंबर का आपको पूछा जाएगा। इनऑर्गेनिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कह रहा है कि इसका फॉर्मूला लिखिए, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, नेम और उसका फॉर्मूला उस पर लेना है बच्चे। कह रहा पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। सबसे पहले केटायन का फॉर्मूला लिख देना है, केटायन पोटास है, ये लिख दिया। उसके बाद सेंट्रल मेटल का लिख लेना है, तो जिंकेट है तो जिंक लिख दीजिए। उसके बाद लिगेंड है, पहले केटायन फिर एनायन, एनायन में सेंट्रल मेटल जिंकेट है, जिंक लिख दिया। उसके बाद लिगेंड लिख दीजिए, लिगेंड 4 है, टेट्रा हाइड्रोक्सो का रहा है, तो ऐसे जिंक पे +2 चार्ज है, OH पे -1 होता है, +2, अब -4 आ जाएगा, तो -2 को बैलेंस कर लेना है, -2 को बैलेंस कर, 2 पोटास चाहिए, एक पोटास पे एक प्लस। इस तरह से इसका फॉर्मूला आ गया। इनमें कह रहा है बच्चे ई में सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा, तो ज़्यादा आयन देगा। बाहर में ये 3 क्लोराइड आयन एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा, इसमें 2 क्लोराइड आयन एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा, एक आयन देगा ही नहीं। ये सब सेकेंडरी लिंकेज में है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके है। सबसे ज़्यादा इसका कंडक्टिविटी लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में CrNH3 का होल 6 ऐसे लिखना। उसके बाद इस वाले का लिखना है जिसमें 2 क्लोरीन बाहर था, 2 क्लोरीन जिसमें बाहर थे, सबसे कम इसका हो जाए।
ओके, चलिए सी में देखते हैं क्या कह रहा है। सी में कह रहा है कि आइसोमेरिज्म, तो हम लोग जानते हैं कहीं पर भी NO2 रहे बच्चे, एम्बीडेंटेट लिगेंड ऑक्सीजन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, एक समय में कोई एक देगा, या SCN रहे या CN माइनस रहे, ये सब एम्बीडेंटेट लिगेंड है। और एम्बीडेंटेट अगर लिगेंड हैं तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका आंसर हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म देगा बच्चे। COEN का थ्राइस Cl3 आपने पढ़ा है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा बच्चे। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना करके दिया हुआ है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हाइड। तो एलाइलिक हैलाइड के लिए आप कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन तीसरा कार्बन पे अगर हेलोजन हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन खोजना है, थर्ड कार्बन पे अगर हेलोजन हो तो एलाइलिक होगा। यहाँ पर जिस पे डबल बॉन्ड है उसी पे विनाइल बोलते हैं, इसको विनाइलिक बोलेंगे, विनाइल। इनको डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन है, ये है एलाइलिक, ये है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड के हो गए बच्चे 25 तक का डिस्कशन हो चुका है। और इस तरह से आपको थोड़ा सा रिवीजन कर लेने हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे, लास्ट तक आपको आगे और पार्ट इसका भी आने वाला है बच्चे, फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।